अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ना शुरू किए थे, उसमें हम लोगों ने दो तरह के मेथड पढ़े थे, एक परमानेंट मेथड और एक टेम्पररी मेथड, है ना। स्थायी विधियाँ और अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियों में हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम विधियाँ। प्राकृतिक में हम लोगों ने 3 विधियाँ पढ़ी थी, कौन सी? कैलेंडर मेथड, बाह्यस्खलन विधि, यानी कि बाह्यस्खलन को क्या कह रहे थे, इजैकुलेटरी, पता नहीं क्या कह रहे थे, उसको देख लेना। दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा हाँ, विड्रॉवल मेथड, और एक था तुम्हारा कैलेंडर मेथड। उसके बाद तीसरा कौन सा था? स्तनपान, यानी कि एमनेरिया, है ना। ये 3 थे तुम्हारे नेचुरल, हाँ, लैक्टेशनल एमनेरिया। उसके बाद तुम्हारे थे कृत्रिम। इसे टॉपिक हमारा लंबा चला था, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने बैरियर मेथड पढ़े, यानी कि रोधक विधियाँ पढ़ी, जिसमें मेल और फीमेल कंडोम्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल मेथड्स पढ़ा, रासायनिक विधियाँ। उसके बाद हम लोगों ने ओरल पिल्स भी पढ़ी और आईयूडीज भी पढ़ी, और भी कुछ था क्या, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, है ना, ये भी हम लोगों ने पढ़े। तो ये हमारे निपट गई दोनों तुम्हारे अस्थायी विधियाँ, यानी कि टेम्पररी मेथड, ठीक है। उसके बाद आज से हम शुरू कर रहे हैं दूसरा मेथड, और वो हमारा स्थायी विधियाँ, ठीक है। इनको अपन स्थायी विधियों के नाम से जानते हैं, बंधकरण के नाम से भी जानते हैं, शल्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। परमानेंट मेथड के नाम से भी पूछा जा सकता है, स्टेरिलाइजेशन मेथड के नाम से भी पूछा जा सकता है, और टर्मिनल मेथड के नाम से भी पूछा जा सकता है। और एक मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, क्या, हाँ चलो लिखा तो परमानेंट मेथड उसमें, ठीक है। तो तीनों याद रखना, ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। बताओ परमानेंट मेथड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? परमानेंट मेथड क्या है, इसकी मेथड्स बताइए कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेरिलाइजेशन से पूछ सकता है, व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज टर्मिनल मेथड, कुछ भी पूछे, ठीक है। आप लोगों को इसको तैयार करके रखना है, इसमें है ही नहीं कुछ, ये ऐसा क्वेश्चन है कि सबको याद होना ही चाहिए, है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं हमेशा से, है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, जो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बुक है तुम्हारे पास, बताना ज़रा। देखो ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये तुम्हारे टेस्टिस है, जहाँ पर क्या बनना था, स्पर्म बनना था, यानी कि शुक्राणु बन रहा था। शुक्राणु यहाँ से बन के इस वाली नलिका के थ्रू क्या आ जाता है, इधर पेनिस वाले रास्ते से बाहर चला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो नली है, इस नली को काट करके धागे से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो अब स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सीमन नहीं जाएगा, सीमन यानी कि वीर्य, बताया था मैंने सीमन क्या होता है आप लोगों को, क्या होता है सीमन, है? हाँ शाबाश। उसमें जो शुक्रिय प्लाज्मा होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, सेमिनल प्लाज्मा में जब तुम्हारे शुक्राणु मिल जाते हैं, यानी कि स्पर्म मिल जाते हैं, तो वो बन जाता है वीर्य, यानी कि सीमन बन जाता है ना। अब तुम्हारा सीमन, तो इसमें से सीमन में से तुम्हारा कौन सा पार्ट हट जाएगा, शुक्राणु वाला पार्ट हट जाएगा, लेकिन वो जो तुम्हारा लिक्विड वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला पार्ट, वो तुम्हारा रहेगा, है ना। उसमें बस क्या नहीं होंगे, स्पर्म नहीं होंगे। अब जब स्पर्म नहीं होंगे तो कोई कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता रहे, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्राणु ही नहीं मिल रहा, अंडाणु तक शुक्राणु पहुँच ही नहीं रहा, है ना, है ही नहीं, तो पहुँचेगा कहाँ से। हमने उसका रास्ता ही क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इन विधियों को कौन इस्तेमाल करते हैं, इन विधियों को वो कपल्स इस्तेमाल करते हैं, वो दंपति इस्तेमाल करते हैं जिनको फर्दर आगे बच्चे नहीं चाहिए। 2 बच्चे हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, जितने हो गए, उसके बाद अब और नहीं चाहिए, अब वो क्या कर देंगे, ये काम करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा दूसरा कौन सा, ट्यूब है। अच्छा, इसको अपन देखो शुक्र वाहिका उच्छेदन कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया है ना। इसी को पुरुष नसबंदी कहते हैं, क्योंकि पुरुषों में होती है, ठीक है। इसी को वैसेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैसेक्टोमी के नाम से क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि इसका नाम क्या था इंग्लिश में, वासा डिफरेंस, है ना। तो वासा डिफरेंस को काट करके बांध रहे हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं क्या, वैसेक्टोमी, ठीक है। और ये लगभग 10 से 15% पुरुष ही करवाते हैं, महिलाओं में नसबंदी ज़्यादा होती है। इसके पीछे के बहुत सारे सोशल रीजन्स हैं, सामाजिक कारण हैं,
एक तो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है ना, जहाँ पर जब इसकी बात आती है किसकी, बंधकरण वगैरह की, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की, गर्भ निरोधक मेथड की, तो सारी की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर थोप दी जाती है कि सारे बच्चे पैदा करने को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, महिला की है, पुरुष की नहीं है। ऐसा हमारे इस पितृसत्तात्मक समाज में माना जाता है ना। कुछ पुरुषों को ऐसा भी लगता है कि वो अपनी उनको ये भी लगता है पुरुषों को कि अगर हम लोगों ने ये नसबंदी करा ली तो हम शारीरिक रूप से क्या हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पुरुषों को लगता है कि मर्दानगी खोने का भ्रम है ना, कि पुरुषों की मर्दानगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खो जाएगी, चली जाएगी, ऐसा भी उनको लगता है ना। वैज्ञानिक रूप से ये कारण एकदम गलत है। सबसे ज़्यादा सेफ पुरुष नसबंदी मानी जाती है, जबकि महिलाएं इसको सबसे ज़्यादा कराती हैं, और पुरुषों में एकदम सेफ है, कोई खतरे नहीं है ना, और ना ही कोई मर्दानगी खोने का डर है ना। तो धूमधाम से कराना, ठीक है। अगर कोई पत्नी डर रही है कि नहीं भाई मुझे नहीं करवाना, तो भाई तुम करवा लो, हैं। लेकिन हमारे समाज में इसके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, है ना। ये कहेंगे कभी करवाई है पुरुषों ने नसबंदी, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पापा ने करवाई थी क्या, तुम्हारे दादा ने करवाई थी क्या, दादा के दादा ने करवाई थी क्या, है ना। तो आप लोग कितनी भी हिस्ट्री खंगालेंगे, आपके पूरे फैमिली ट्री में शायद पुरुष नसबंदी किसी ने नहीं कराई होगी, है ना। देख लो होती कितने, 10 से 15%। एक बार हुई थी पुरुष नसबंदी, और एकदम कार्यक्रम चला करके हुई थी देश में और वो हुई थी कब, जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। इंदिरा गांधी का एक बेटा था, राजीव गांधी से छोटा बेटा था, जिसका नाम था संजय गांधी। अब पीएम का लड़का, उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, पीएम का लड़का पावर में, तो पावर तो होगी ना उसके पास, पीएम का बच्चा है, तो भाई साहब उसने ऐसा अभियान चलाया कि पुरुषों को पकड़ पकड़ के नसबंदी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसने सोचा खतरनाक तरीका कि मैं करता हूँ जनसंख्या को कम, और ऐसा अभियान चलाया। भाई साहब आप लोग एक मूवी देखना, इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी मूवी देखना, इंदिरा गांधी के ऊपर ही बनी है मूवी। उसमें देखना कि कैसे गांवों में जा करके पूरे के पूरे गांव में चले गए, अपने पूरे के पूरे ट्रक लेकर के वहाँ से उठाया पुरुषों को और अपने कैंपों में लाए, और वहाँ पर करी उनकी ज़बरदस्ती से नसबंदी। तब जरूर हुई है पुरुषों की नसबंदी, उसके बाद से कोई नसबंदी हमारे समाज में इस तरह से नहीं हुई है ना। तो पुरुष लोग इस चीज़ के लिए एकदम आगे आ सकते हैं, है ना। कोई महिला अगर नहीं चाहती है कि मुझे नहीं करवाना और बच्चे नहीं चाहिए, तो कोई एक करवा सकता है ना, कपल्स में से, या तो पुरुष करवा ले या महिला करवा ले। ऐसा नहीं है कि दोनों को करवाने की ज़रूरत है, एक करवा लेगा, उसी से फैमिली क्या हो जाएगी, प्लानिंग रुक जाएगी, है ना। अगला है तुम्हारा क्या, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में ये जो फैलोपियन ट्यूब है, देखो फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट करके क्या कर दो, धागे से बांध दो, है ना। अब बांध दोगे तो यहाँ से ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडाणु निकलेगा, यहाँ से वो अंडाणु यहाँ पे एम्पुला में जाएगा, लेकिन इधर से जब शुक्राणु आ रहा होगा तो शुक्राणु यहाँ से आकर के उसको रास्ता आगे जाने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या अंडाणु से मिल पाएगा, क्या वो ओवम से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, और इस तरह से प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ये एकदम परमानेंट मेथड है। तुमने सोचा कि चलो करा लेते हैं, उसके बाद फिर सपना आएगा कि नहीं एक और बच्चा चाहिए, और अब फिर क्या करें, तो फिर कोई तरीका नहीं है इसको रिवर्स करने का। अब साइंटिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है ना, बहुत ही कम, हो ही नहीं सकती, है ना। है हाँ, अब बांध देते हैं उस, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, करते नहीं हैं, और उसमें मुश्किल भी है ना, कि पहले ऑपरेशन करवाया, उसको कटवाया, बांध दिया, उसके बाद फिर से करके उसको फिर से जोड़ना है, मुश्किलें तो आएंगी ना। तो इतनी मुश्किलें कौन लेगा, एक बार उसको एक बार में ही ऑपरेशन में, है ना, कितनी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दूसरी बार फिर से करवाओ उसको, है ना, और वो भी महिलाओं को करवाना है ना, पुरुषों को नहीं करवाना है। एक आध पुरुष करवा के देखे, एक बार बंद करवाने के लिए, फिर एक बार चालू करवाने के लिए है
तो ऐसे माइंडसेट से लाड साहब बन के नहीं रहना है, ठीक है। नहीं अभी नहीं करवाना है। हाँ मैं तो करवा लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। आगे अगर मैं शादी वादी करूँगा, फैमिली प्लानिंग, अगर मुझे ये सब तरीके अपनाने होंगे तो मैं कर लूँगा। ये ज़रूरी थोड़ी ना होते हैं। अगर नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है तो कोशिश करो वैसे ही रोकने की। नहीं रोका जा रहा तो ये कर लो, है ना काम। चलो देखो इसके एडवांटेज क्या है। तो ये 100% सुरक्षा दे देता है किससे, गर्भधारण से। यानी कि एक बार करा लिया छुट्टी, अब गर्भधारण नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। दूसरा, एक बार की प्रक्रिया, रोज़ रोज़ दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 21 दिन गोलियां भगनी पड़ रही थी वो जो हफ्ते में गोलियां लेनी पड़ रही थी, है ना। और वो जो इम्प्लांट करवाने पड़ रहे थे, है ना। अच्छा इम्प्लांट्स में आप लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या इम्प्लांट्स वाले में कल मुझे बताना था लेकिन बता नहीं पाया। इम्प्लांट्स में अगर बनाओ ना आप लोग, इम्प्लांट्स में तो एक ऐसा चित्र बना लेना, ठीक है। अरे इम्प्लांट्स में बना लेना, कहीं जगह नहीं है, मैं जगह ऊपर बना लेता हूँ अपने लिए। अरे छोटा सा डायग्राम है बस ऐसा। ऐसा डायग्राम है ना। नॉर प्लांट, ए कोरे ऐसे लिख लेना, ठीक है। इम्प्लांट किया जाता है, जगह नहीं है कहीं भी तो लिख लो, कहीं एग्जाम्पल बना करके, कहीं नोट पॉइंट बना करके, इंजेक्टेबल हेडिंग बना करके लिख लेना कहीं भी, ठीक है। इंजेक्टेबल में हाँ क्या कह रहा है हैं? अबे गधे हो तुम लोग, सुनते हो क्या करते हो? इंजेक्टेबल जो कल पढ़ाया था, है ना, देखो बंद कलर का नहीं है। इसका आंसर, किसका आंसर, इसका आंसर कहाँ है? ऐसा कह रहा है ऊपर क्या है? ऊपर टॉप पे जगह है, हाँ। नोट डाल के लिख लो वहाँ। देखो ये जो होते हैं ना नॉर प्लांट्स, ये एग्जाम्पल है इसका इंजेक्टेबल का, ठीक है। इनको यहाँ पर बॉडी में, यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, स्किन के अंदर इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है।
और ये लंबे समय तक यहाँ से वही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है। और प्रोजेस्टेरोन किस तरह से काम करता है प्रेगनेंसी को रोकने में, वो हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इनकी हानियाँ क्या हैं। स्थायी तो होती हैं, आसानी से बदल नहीं सकते इनको, ठीक है। सर्जरी की आवश्यकता होती है जिसके कारण दर्द और इन्फेक्शन का खतरा होता है, बिना सर्जरी के होती नहीं है। सर्जरी में कुछ भी खतरे हो सकते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं जो बाद में बच्चे चाहते हैं, है ना। बस आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा, बंधकरण किसे कहते हैं, या स्थायी विधियाँ किसे कहते हैं, या शल्य क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। शल्य क्रिया का मतलब होता है काट करके और वही ऑपरेशन करना, है ना, ऑपरेशन, है ना। तो आप लोगों को पूरा का पूरा यही आंसर क्या करना है, छापना है, ठीक है। छाप देंगे, हैं। तो कौन कौन पुरुष नसबंदी कराएगा इस बार, कौन कौन आगे आएगा, हैं। रुक जाओ, पढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। हैं चलो बताओ, अंतर्रोप को शरीर में वैज्ञानिक रूप से कहाँ और किस प्रकार स्थापित किया जाता है। लो मैंने अभी समझाया था और अभी क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर, यानी कि वेयर एंड हाउ आर इम्प्लांट्स साइंटिफिकली प्लेस्ड इन द बॉडी। इम्प्लांट्स को बॉडी में कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है। ऑप्शन सुन लो, गर्भाशय के भीतर सीधे यानी कि यूटेरस के अंदर, या फिर त्वचा के नीचे पंखे के आकार में, पंखे के आकार में, हाँ, सबडर्मली इन अ फैन शेप्ड मैनर, या फिर मुंह द्वारा निकलकर, या फिर मांसपेशियों में गहराई पर, हैं। हाँ तू बता, छाया त्वचा के अंदर, सेकंड वाला ऑप्शन, हाँ सेकंड वाला फैन बेस्ड मैनर में। देखो फैन बेस्ड लग रहा है ना इस तरह से, तो फैन बेस्ड मैनर में इसको यहाँ पर त्वचा के अंदर सबडर्मली क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, प्रसिद्ध अंतर्रोप नॉर प्लांट में कुल कितनी सिलिकॉन कैप्सूल होती हैं। ये तो मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं ऐसा, है ना। लिखो फिर इसको, शायद ऐसा पूछ रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। 6 होती हैं। कितनी बनाई है मैंने, 5, एक और बना लो। 6 सिलिकॉन कैप्सूल ऐसे लिख लो यहाँ पे, ठीक है। है चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। एक बार त्वचा के नीचे रोपित करने पर नॉर प्लांट अधिकतम कितने वर्षों तक गर्भ निरोधक के रूप में प्रभावी रहता है। कितना बताया था मैंने, 1-2 माह। 1-2 माह नॉर प्लांट के बारे में नहीं बताया था शायद, 1-2 माह तो मैंने किसके बारे में बताया था, है ये कम से कम 4 से 5 साल, 5 साल तक, है ना, ये काम करता है आराम से, है ना। हाँ नॉर प्लांट्स 1 से 3 महीने बताया था। अच्छा तो मुझे फिर चेक करना पड़ेगा इसको, वैसे तो एनसीईआरटी में शायद गिवन नहीं है। एक बार आप लोग देखना, मैं भी इसको चेक करके देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे 5 साल बता रहा है और कल जो नोट्स से बताया था उसमें 1 से 3 महीने बता रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, देख लूँगा मैं इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, अंतर्रोप और सुई यानी कि इंजेक्शन की मूल कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म शरीर में किसके समान होती है, यानी कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म किसके समान है, इनका तुम्हारा इम्प्लांट्स का और इंजेक्टेबल का, किस तरह से काम करते हैं ये। ऑप्शन है कॉपर टी के समान, सिमिलर टू कॉपर टी। दूसरा ऑप्शन है ओरल पिल्स के समान।
सिमिलर टू ओरल पिल्स। तीसरा ऑप्शन है कंडोम के समान, सिमिलर टू कंडोम्स। और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक विधियों के समान, यानी कि नेचुरल मेथड्स के जैसे। थोड़ा सा दिमाग से सोचना और फिर बताना, ठीक है, आंसर निकल आएगा। किसके तरह काम करते हैं? इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू अपन उनमें दे रहे हैं, है ना, हॉर्मोन्स वगैरह कुछ। हाँ, ओरल पिल्स, है ना, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें वही हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन वगैरह। तो ओरल पिल्स में भी तो वही था, तो ओरल पिल्स की ही तरह ये काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को। गर्भ निरोधक की स्थायी या शल्यक्रिया विधियों, यानी कि सर्जिकल मेथड्स। देखो एक और नाम मिल गया है ना, एक और नाम मिल गया इंग्लिश में इनके लिए, सर्जिकल मेथड। लिख लेना, नहीं तो तुम ये नाम दे दिया ना फिर कहोगे सर ने तो कराया ही नहीं था। सर्जिकल मेथड्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये रहे उसके सर्जिकल मेथड्स के 3 नाम और, है ना, है। हाँ, नहीं इंग्लिश में लिखा है मैंने सर्जिकल मेथड, इंग्लिश में तो, हिंदी में तो ये लिखा है शल्यक्रिया। हिंदी में 3 ही से पूछ लेगा तुमको, ठीक है। बताओ, पुरुष नसबंदी के दौरान यानी कि वैसेक्टोमी में शल्यक्रिया के दौरान किस नलिका के छोटे से भाग को काटा या बांधा जाता है? वासा डिफरेंस, है ना, यानी कि शुक्र वाहिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी में शल्य चिकित्सा के लिए चीरा शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? जैसे पुरुष नसबंदी करेंगे तो चीरा कहाँ पर लगाया जाएगा बॉडी में? उधर पर यानी कि पेट पर, या फिर वृषण कोष पर, या फिर योनि मार्ग पर, या बाह पर। यहाँ तो लगने से रहा, योनि पर भी लगने से रहा, पुरुषों में तो होती नहीं है वो, है ना। तो फिर कहाँ? 2 ऑप्शन है, एक वृषण कोष और दूसरा है तुम्हारा कौन सा, उधर एब्डोमेन यानी कि पेट। यहीं पे लगाएगा एब्डोमेन में, है नहीं, वृषण कोष पर। कहाँ पर? वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम पर। स्क्रोटम को क्या किया जाता है? काटा जाता है, ठीक है। महिला नसबंदी के दौरान शल्यक्रिया द्वारा किस अंग को काटकर बांधा जाता है ना? फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंड वाहिनी, है ना, या इसी को अपन क्या कहते हैं, कौन नाम इसका? डिम्ब वाहिनी, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब भी लिखा जाता है हिंदी में भी, ठीक है। महिला नसबंदी में शल्यक्रिया के दौरान चीरा कहाँ लगाया जाता है? केवल वृषण कोष पर। ये तो बकवास है ना, वृषण कोष तो महिलाओं में होते ही नहीं है। अगला, उदर या योनि मार्ग के द्वार पर, या केवल बाह पर या छाती पर? छाती पर क्यों लगाएंगे, बाह पर क्यों लगाएंगे? बांधना तो फैलोपियन ट्यूब को है, वो तो हमें कहाँ मिलेगी, है ना। ये जो उधर यानी कि योनि मार्ग के द्वारा, इस पे लगाएंगे अपन, है ना, है। चलो मेरे भैया बताओ, अगला क्वेश्चन और बता दो। पुरुष नसबंदी के यानी कि वैसेक्टोमी के बाद बाहर निकलने वाले वीर्य की क्या स्थिति होती है? वीर्य बाहर आना पूरी तरह बंद हो जाता है, यानी कि सीमन स्टॉप कंप्लीटली, या फिर वीर्य बाहर आता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते, यानी कि सीमन विदाउट स्पर्म कम्स आउट। यही ऑप्शन सही है ना? हाँ। कुछ लोगों को तो बेवकूफ़ों को ऐसा भी लगता है कि जब पुरुष नसबंदी हो जाएगी तो फिर वो सीमन ही बाहर नहीं आएगा, वीर्य ही बाहर नहीं आएगा। अरे भाई सब बाहर आएगा, बस उसमें क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा, है ना, शुक्राणु नहीं होगा, ठीक है, बाकी प्रॉपर सब कुछ होगा। चलो ठीक है, जाओ कल पढ़ते हैं।